न्यूक्लियोसिटी पढ़ा था तुमने? कैसे देखते हैं न्यूक्लियोसिटी? पहले सॉल्वेंट देखते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक में न्यूक्लियोसिटी कैसे होती है तो वो हमको देखने में समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन है कार्बन पे, और ये D+ या H+ ये एसिड बेस है, ये कीटोन है, ईथर है, तो दोनों में रिलेशन हो गया फंक्शनल आइसोमर्स। ऐसे AB बनाओ और लिखो ABR फंक्शनल आइसोमर्स। अभी CH3I के बारे में क्या पता था, कितना % SN2 होता है? 100%। तो हमें एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है इस पर, ये तो करना है हमें। तो हमको डिसाइड करना है न्यूक्लियोफिलिक एटम कौन। इसमें क्या किया है कि जब रेजोनेंस किया ना हमने, तो दोनों बेंजीन ब्रेक हो गई, जबकि इसमें एक बेंजीन मेंटेन है। तो आपको बेंजीन को मेंटेन करना है। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, आपको कैसे भी डिफरेंट तरीके से हैलाइड कन्वर्ट करवा सकता है, SOCl2 से PCl5, PBr3 pyridine, बस आपको याद रखना है। पिछली क्लास में जो एग्जांपल लिखा उसी को कंटिन्यू करेंगे। आपको प्रोडक्ट बनाना है, इनके प्रोडक्ट बनाओ फटाफट। अरे शांत हो जाओ और जल्दी से बनाओ, वैसे आज बहुत ज्यादा लेट हो गए। हर एक सवाल बनाने के लिए 30 सेकंड है। 30 सेकंड में बन जाए तो बढ़िया, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये भव्य और उसके पास वो बेटा कब से बातें कर रहे हो तुम? यहाँ पीछे वाला वो भी बातें कर रहे हो। आधा मैं लेट हो गया, आधा तुम बातें करोगे तो नेट रिजल्ट 0 हो जाएगा ना। न्यूक्लियोसिटी पढ़ा था तुमने? कैसे देखते हैं न्यूक्लियोसिटी? पहले सॉल्वेंट देखते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक में न्यूक्लियोसिटी कैसे होती है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है ना, क्योंकि उसका हाइड्रेशन कम होता रहता है। और सेम पीरियड में न्यूक्लियोसिटी कैसे होती है? स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल, है ना। और ग्रुप में साइज इंक्रीजेस, न्यूक्लियोसिटी इंक्रीजेस।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऑक्सीजन सल्फर का। ऑक्सीजन सल्फर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। पहले वाले में तो क्या हो रहा है, पहले वाला हो गया। पहले में वैसे आपने पहले H कौन सा निकालोगे, SH, क्योंकि ग्रुप में जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी तो बढ़ती है उसकी। तो पहले SH इज मोर एसिडिक देन OH, तो आपने बना लिया होगा S माइनस और बना लिया होगा O माइनस। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हाँ, सल्फर इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो पहले सल्फर का अटैक होगा ना इस पे, और इस पे ऑक्सीजन का अटैक होगा। तो अपना जो नेट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इसमें आएगा SCH3 और इसमें क्या आएगा OH। और कोई सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो अपन कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर प्रोटिक, क्योंकि आयंस पोलर नेगेटिव चार्ज प्रोटिक में ही बनते हैं आसानी से। ठीक है ना। आप बताओ नीचे वाले क्या होगा। लिखो आंसर, लिखो अपना जो भी ठीक लगता है वो लिखो। कुछ भी बनाओ लेकिन बनाओ। सिंगाने जी आए हैं क्या, आज ट्यूसडे है वैसे। सिंगाने जी ट्यूसडे को आते नहीं करने। क्या रहा भाई, इसमें न्यूक्लियोसिटी भी लगेगी और इसमें एसिड बेस की डेफिनेशन भी लगेगी। सबसे पहला स्टेप तो समझ में आ रहा है। पहले तो हमारा NaOH मतलब एसिड बेस है ना, NaOH मतलब अपना एसिड बेस है ना। इसके बाद आपने क्या बनाया बताओ, ये S माइनस बनाया, ये बनाया ना, और ये S माइनस जो है इसका अपन रेजोनेंस कर सकते हैं। तो रेजोनेंस करके ये क्या बन जाएगा हमारा O माइनस। अब बताओ कि हमको क्या तय करना है। नहीं, पहले हमको ये भी तो तय करना है कि रिएक्शन B वाली कर रहे हैं या C वाली कर रहे हैं। अगर हम B वाली कर रहे हैं तो A to B SN2 होगा। एक चीज आप हमेशा के लिए अपने सिलेबस के लिए याद कर लो, मिथाइल हैलाइड जब भी होगा ना 100% SN2 होता है, और कोई रिएक्शन होती नहीं है उसके अंदर। तो अगर ये SN2 होगा तो अटैक किसका करेंगे, S का या बताओ O का करेंगे, S का करेंगे। तो ये S माइनस का अटैक किया, तो इस बार जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो क्या बनेगा हमारा, सल्फर के साथ मिथाइल होगा। ये क्लियर है। अब नीचे वाले में क्या होगा, नीचे वाले में एसिड बेस होगा। तो एसिड बेस होगा तो हमारे पास दो बेसिक साइट है। कौन सी दो बेसिक साइट है, हम ये S माइनस डी लगाएं या फिर O माइनस डी लगाएं, तो क्या लगाएंगे बताओ। हमने न्यूक्लियोसिटी पढ़ी थी तो मैंने हाईलाइट करके डिफरेंस बताया था। क्या डिफरेंस बताया था, पहले तो एसिड बेस इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल देखना आना चाहिए। तो वो हमको देखने में समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन है कार्बन पे, और ये D प्लस या H प्लस ये एसिड बेस है। तो इन दोनों में से कौन रिएक्ट करेगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि एसिड बेस हो रही है ना वो। अब तुमको ये डिसाइड करना है कि O माइनस और S माइनस में से अच्छा बेस कौन है, O माइनस। कैसे डिसाइड किया, क्योंकि डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो कॉन्जुगेट वीकर बेस हो जाएंगे ना, जैसे I माइनस इज वीकर बेस, F माइनस स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका मतलब O माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अब अटैक किसका होगा, O माइनस। तो इससे क्या बनेगा हमारे पास RCOD डबल बॉन्ड S। लिख लिया सबने, यानी ऊपर A टू B इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल यानी SN2 रिएक्शन हो रहा है, और A टू C कौन सी हो रही है, एसिड बेस। अब आप एक चीज अच्छे से नोट कर लो कि जैसे मैं पूछूं आपको, वो आपको ऐसे भी पूछ सकता है, जरूर नहीं डायरेक्ट एग्जांपल पूछे। ये बताओ SH और OH में से मोर एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है,
SH ये होगा ना, क्योंकि ग्रुप में साइज बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ग्रुप में जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, है ना। अब बताओ ETS माइनस और ETO माइनस में स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? O माइनस हुआ ना, क्योंकि ये अल्कोहल तो हमारा वीक एसिड है, तो O माइनस बेस कैसा है हमारा? स्ट्रॉन्ग बेस। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी ये सेकेंड वाला क्या लिखा है मैंने? बेसिक स्ट्रेंथ। अब बताओ ETS माइनस और ETO माइनस में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? S माइनस, क्योंकि जैसे जैसे ग्रुप में नीचे बढ़ेंगे न्यूक्लियोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि उसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता रहता है? कम होता रहता है। उसको अलग से आप पॉइंट टू रिमेंबर करके लिखो। यानी सल्फर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है लेकिन वीकर बेस है। ये एग्जैक्टली वैसे ही है, I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है लेकिन वीकर बेस है। क्या भाई ऋषिराज, समझे तुम? नोट कर लिया सबने? क्या पृथ्वीराज, ब्रोमीन क्या है? सेलेक्टिव है कि रिएक्टिव है? सेलेक्टिव है। तो क्लोरीन क्या है? रिएक्टिव है। और जो सेलेक्टिव होता है वो रिएक्टिव कम होता है, और जो रिएक्टिव होता है वो सेलेक्टिव कम होता है। IIT-JEE क्या है? हाईली सेलेक्टिव। क्या भाई लिख लिया सबने? आगे बढ़े। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। मतलब आपको एसिड बेस और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन क्लियर है ना, तो उससे कंफ्यूजन कम होगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम। जैसे ये कार्बन आयन है, इसमें मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन की पीपीएस का मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसी में मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन की पैप्स का मतलब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। बनाओ इसके प्रोडक्ट। वैसे देख के समझ में आ रहा है ना, इस एसिड बेस तो हो गई नहीं। इसमें क्या याद रखना है? पॉइंट टू रिमेंबर क्या है? मिथाइल आयोडाइड में कौन सी रिएक्शन होती है? SN2। कितना परसेंट होता है? 100% इन अवर सिलेबस। ठीक है ना? अरे सिलेबस के बाहर वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं ना, उससे कार्बिन बना लेते हैं कई लोग, तो अपने काम का नहीं है। अपने को तो अपना घर देखना है ना, यानी IIT का सिलेबस। लिखो, समझ लिख लिया? आंसर बना लो जो ठीक लगे। सबने आंसर सोच लिया अच्छे से? आपको बनाना जरूर है, सही गलत इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्रॉ करो बनाओ। सही बन गया तो बहुत अच्छी बात है, गलत बन गया तो फिर सही बनाएंगे। दोनों में प्रोडक्ट सेम बनेंगे कि डिफरेंट बनेंगे? उन दोनों प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर होंगे, है ना? आप ये समझ गए कि ये सेम, मैंने पहले एग्जांपल लिया ना उसी टाइप का है। इसमें C- का रेजोनेंस हो रहा है, तो ये C- रेजोनेंस करके क्या बना रहा है बताओ? O-। ये समझ में आ रहा है? अब आप मुझे बताओ कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जस्ट लाइक ए वाटर, तो कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है हमारा? C- अच्छा है या O- अच्छा है? C-। ये कौन से सॉल्वेंट में होता है? पोलर प्रोटिक। और पोलर अप्रोटिक में क्या होता है? O- इज बेटर देन C- बिकॉज ऑफ चार्ज डेंसिटी। यही करते हैं ना हम लोग।
अब समझ में आ गया, पहले वाले में कौन अटैक करेगा, C माइनस, और ये कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2, और मिथाइल आयोडाइड में कितना परसेंट SN2 होता है, 100% इन अवर सिलेबस, ठीक है ना। ऐसे फिर O माइनस का अटैक, बस न्यूक्लियोफिलिक एटम चेंज हो गया। तो ये कीटोन है, ईथर है, तो दोनों में रिलेशन हो गया फंक्शनल आइसोमर्स। ऐसे ए बी बनाओ और लिखो ABR फंक्शनल आइसोमर्स। देखो A एंड B आर फंक्शनल आइसोमर। A में हमारा कीटोन है और B हमारा एल्कीन और ईथर है, और आइसोमर तो है ही है। समझ गए, आगे बढ़े। जितने एग्जाम्पल मैं आज ले रहा हूं ना, सब वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोडक्ट बनाओ, आंसर सोच लिया पहले क्या, बना लो आंसर, बना लो, दोनों के आंसर बना लो एक बार। क्या रहा भाई, इसका आंसर सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, पहले ये बताओ। वैसे तो डिफरेंट आएगा,
क्योंकि ये रिएजेंट अलग अलग है ना, है ना। तो अब बताओ ऊपर वाले में क्या होगा। अभी CH3I के बारे में क्या बताया था, कितना % SN2 होता है, 100%। तो हमें एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है इस पे, ये तो करना है हमें। तो हमको डिसाइड करना है न्यूक्लियोफिलिक एटम कौन। तो क्या आंसर है, वो अटैक करेगा, ठीक है। तो इसका मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूं, आप जरा बताना ये कैसे बना। ये बनेगा, सही बोल रहे हो रिसर्च क्या भाई, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। पहले वाले में तो क्या, मैं थोड़ा अच्छे से क्लियर कट दिखा दिया था तो आपको अच्छे से दिख गया। इसमें भी तो सल्फर के पास d ऑर्बिटल है, तो सल्फर पे d ऑर्बिटल है, तो ये एक d ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा। यहां भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है और यहां पे भी सल्फर पे नेगेटिव चार्ज, समझे आप। तो अटैक किसका होगा बताओ, S- का होगा, क्योंकि S- इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन O-। और नीचे वाले में किसका अटैक होगा, O का, बिकॉज O- इज स्ट्रॉन्गर बेस देन S-। समझे आप। पहला वाला एग्जांपल और ये एग्जांपल सेम है, बस मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का केस अलग ले लिया। आंसर उल्टा लिख दिया मैंने, एसिड बेस वाले में। हाँ, यहां पे क्या आएगा, अब सही है ना। अब नीचे वाला ट्राई करो। नीचे वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। हमारे पास ये नेप्थलीन पे OH लगा है ना, तो ये नेप्थलीन की ये अल्फा पोजीशन होती है और ये बीटा पोजीशन होती है। ये है हमारा बीटा नेप्थॉल। इसमें BDC डालते हैं तो रेड कलर की डाई बनती है, एजो डाई टेस्ट भी होता है इसका। तो ये बताओ कि इसमें NaOH डालेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा, एसिड बेस। जब भी NaOH डाला मतलब एसिड बेस, तो हमारे पास एसिड बेस होने के बाद O- ऐसे बना सकते हैं, है ना। और इसका अगर हम रेजोनेंस करें तो रेजोनेंस करने के बाद ये C- बन जाएगा। लेकिन हमारे पास और भी ऑप्शंस है कि जब हमने ये H निकाला और ये ऑक्साइड बनाया, तो मैं इसका एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ले सकता हूं, ये वाला O-। ऐसे भी तो बना सकता हूं भाई, नेप्थलीन के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेना ना, अपन कोई भी ले सकते हैं ना। फिर मैं इसका रेजोनेंस करूंगा ना O- का, इसका मैं रेजोनेंस करूंगा तो ये बनेगा C-। ये बन गया भाई। या तो अपन पाई बॉन्ड यहां पे लेंगे या पाई बॉन्ड यहां पे नहीं लेंगे। तो पहले तो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लें, फिर न्यूक्लियोसिटी लगाएंगे। कौन सा लेंगे बताओ, ऊपर वाला लेंगे या बताओ नीचे वाला लेंगे, क्योंकि जो लेंगे उसके अकॉर्डिंग। चलो O- का अटैक होगा वो तो प्रोडक्ट सेम बनेगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा ना C- वाला। तो आंसर क्या है आपका, ऊपर वाला बिल्कुल करेक्ट है। आपने ये नीचे वाले क्यों रिजेक्ट कर दिए। हाँ, स्टेबल RS लेंगे ना हम लोग,
और बहुत सिंपल तरीका है नेपथलीन में देखने का, एक बेंजीन को मेंटेन करो आप, आपको एक बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी यानी एरोमेटिसिटी मेंटेन करते हुए रिएक्शन करनी है। इसमें क्या किया है कि जब रेजोनेंस किया ना हमने तो दोनों बेंजीन ब्रेक हो गई, जबकि इसमें एक बेंजीन मेंटेन है। तो आपको बेंजीन को मेंटेन करना है क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी होती है बेंजीन की 152 किलो जूल पर मोल। समझे आप? तो अब पहले वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो अटैक होगा मिथाइल पे और तुमने बना लिया होगा ईथर, ये बनेगा ना पहले वाले में। और दूसरे वाले में क्या होगा, इसकी जब रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड से करोगे तो पहले आप SN2 करो और यहां लगाओ आप मिथाइल। अब बताओ क्या ये फाइनल प्रोडक्ट है? बोलो। ये फाइनल नहीं है। ये फाइनल क्यों नहीं है? इसके आगे भी कुछ होगा। कम से कम तुमने 50 बार वो चीज कर रखी है, 50 बार, 50 तो मिनिमम बता रहा हूं। इसके आगे क्या होगा, मेरा सवाल समझ गए? इसके आगे कुछ होने वाला है, तुमको बताना है कि इसके आगे क्या होगा। और ऐसी चीज जो 50 बार कर रखी। मिथाइल शिफ्ट तो कैटायंस में बनता है, यहां तो बेसिक मीडियम है, कैटायन थोड़ी बनते हैं बेसिक में। पॉलिटिकल नारा दे रहे हो। ऐसी चीज पूरे मतलब जो 12th में पढ़ रहे हैं उनकी 11th में तो पूरे 2-3 लेक्चर हुए हैं उस पर। टॉटोमेरिज्म होगा ना आगे, ये कीटोन है, इसका टॉटोमेर भी तो करेंगे आगे, तो इसका आगे होगा कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। H को माइग्रेट करेंगे और वापस एरोमेटिक बन जाएगा ये। क्योंकि वो एरोमेटाइज हो रहा है ना, नॉन एरोमेटिक रिंग से एरोमेटिक रिंग बन रही है। तो लास्ट में होगा टॉटोमेरिज्म। ज्यादातर ऑर्गेनिक रिएक्शन में या तो एसिड बेस होता है, या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होता है, या वो मॉलिक्यूल आइसोमराइज करके रिएक्ट करता है। जब भी रिएक्शन करो या तो एसिड बेस टाइप हो रहा होगा, या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होगा, या आइसोमराइजेशन हो रहा होगा, टॉटोमराइजेशन टाइप। लिख लिया सबने? आगे बढ़े। लास्ट लिखो इसमें, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ये एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं लास्ट में, सिंगल मैट्रिक्स मैच का। ये क्या हमारा I माइनस BR माइनस CL माइनस एंड F माइनस। गायब हो रहा है ये।
इसको मैच करो। हो गए? सबने ट्राई कर लिया भाई? इसमें फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? ये बेस्ट न्यूक्लियोफाइल किस में होता है? पोलर प्रोटीन में होता है ना ये, क्योंकि लेस हाइड्रेशन एनर्जी, लेस आईपी, आर आएगा ना इसका। हाँ, और बेस्ट लिविंग ग्रुप भी है तो पी भी आएगा, पी आर ना। अब बताओ सेकंड का क्या होगा? इसका तो कुछ आया ही नहीं, तो एक नन भी करना पड़ेगा फिर तो यार, कुछ नहीं तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए यार। एक इसका लिखो नन फिर। अब बताओ सेकंड का तो नन आएगा, थर्ड का टी, तो सेकंड का भी टी हुआ, थर्ड का भी टी हुआ, और फिर फोर्थ का क्या हुआ? यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है और बेस्ट न्यूक्लियोफाइल भी है किसमें? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। यही तो है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो तुमको समझ में आया SN2 का सबसे क्रिटिकल पार्ट कौन सा है? न्यूक्लियोफिसिटी, है ना। और वो क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन अलग अलग है। आगे बढ़े, अब लास्ट लिखो। एक आपको ये मैकेनिज्म होमवर्क लिख के लाना है, इसका मैकेनिज्म आपको ट्राई करना है। इस अल्कोहल में जब हम SOCl2 डालते हैं ना, थायोनिल क्लोराइड, तो क्या बनता है? OH की जगह पे क्या आता है? Cl आता है, और प्लस साइड में क्या बनता है बताओ? SO2, और प्लस क्या बनता है? HCl। लिखो इसको एक बार। अल्कोहल में जब SOCl2 डालते हैं ना, तो अल्कोहल कन्वर्ट इनटू हैलाइड, और इसमें अगर हम यूज करें SOCl2 विद पिरिडीन, SOCl2 पिरिडीन डालेंगे, इसमें भी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू हैलाइड। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक में किस में रिटेंशन हो रहा है और किस में इन्वर्जन हो रहा है बताओ? इसमें OH की जगह Cl लगा रहे हैं, ये रिटेंशन है या इन्वर्जन? रिटेंशन। सेम साइड में लगाया ना हमने, जहां पे अल्कोहल लगा वहीं हैलाइड, ये रिटेंशन है। और नीचे वाले में क्या हो रहा है बताओ? इन्वर्जन।
तो ऊपर वाला जो मैकेनिज्म है वो तो है हमारा SNI, और नीचे वाला जो मैकेनिज्म है वो है हमारा SN2। SNI का मतलब S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और I फॉर इंटरनल। इंटरनल। वैसे इंटरनल इंटरमॉलिक्यूलर बात एक ही होती है, लेकिन इस I का मतलब इंटरनल है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल मींस रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यानी इसमें हम कहेंगे यहां हो रहा है हमारा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और इसमें हो रहा है हमारा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और अगर आपने इसमें PCl5 डाल दिया ना तो भी Cl लगेगा, सेम प्रोडक्ट। अगर आपने PCl3 डाल दिया तो भी सेम प्रोडक्ट, PBr3 डाल दिया तो तब भी सेम प्रोडक्ट, बस Br लगेगा Cl की जगह, और PBr3 pyridine डालोगे तब भी सेम प्रोडक्ट। PBr3 में लग जाएगा ब्रोमीन, या P+I2 डाल दो PI3 बन जाएगा। यानी अपन ये हेडिंग लगा सकते हैं कि यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू हैलाइड। देखो, कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू हैलाइड, SOCl2 डाला तो रिटेंशन, और ये सब ऐड किए तो इन्वर्जन। लिख लिया। ये ऊपर वाला जो प्रोसेस है ना SN, जिसमें SO2 और ये HCl गैसेस बन रही है, इसका नाम है डार्जन। टार्जन का नाम सुना आपने? टार्जन के भाई हैं डार्जन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डार्जन प्रोसेस, और इसको ये भी बोलते हैं बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट अल्कोहल टू हैलाइड, बिकॉज साइड प्रोडक्ट आर गैसेस। तो बताओ, साइड प्रोडक्ट गैसेस होने से बेस्ट मेथड कैसे हुआ? हाँ, गैसेस एस्केप आउट हो जाएगी ना, तो हमारी यील्ड बढ़ जाएगी, रिएक्शन की फॉरवर्ड हो जाएगी रिएक्शन। तो आपको लिखना है डार्जन प्रोसेस, बहुत फेमस है ये, बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट अल्कोहल टू हैलाइड। डार्जन, लिनार्ड, ये सब फेमस है बहुत। डार्जन प्रोसेस इज द बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट अल्कोहल टू हैलाइड। And why it is best method? Because side product are gases. It is best method to convert alcohol to halide because side product are gases. किसी एक का मैकेनिज्म बता दो, या ट्राई करोगे सब। और वैसे PCl5 की रिएक्शन भी काफी है, इसको तो डायरेक्टली शॉर्टकट से भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन आपको सबके मैकेनिज्म लिखने हैं एक बार। समझ गए तुम? आगे बढ़े, लिख लिया पूरा? नीचे वाला नोट कर लिया, P+I2 गिव PI3। P+I2 का आगे लिखो एरो बना के गिव PI3। P+I2 गिव 3P2, दो एलिमेंट P के और 3I2 से 2 PI3 बन जाएगा। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, आपको कैसे भी डिफरेंट तरीके से हैलाइड कन्वर्ट करवा सकता है, SOCl2 से PCl5, PBr3 pyridine। बस आपको याद रखना है ये कि इसमें रिटेंशन है, और बाकी सब में इसमें क्या है, इन सब के मैकेनिज्म इन्वर्जन है, यानी ये सब SN2 प्रोडक्ट देंगे। समझे आप? अब मैं आपको एक PCl5 की शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, आपको लिख के लाना है मैकेनिज्म, है ना। शॉर्ट ट्रिक वहीं लगेगी जहां मैं एग्जांपल बताऊंगा। जैसे अल्कोहल में अगर आपने PCl5 डाला ना,
तो PCl5 क्या करता है, POCl3 में कन्वर्ट हो जाता है और PO की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है तो ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा, है ना। तो PCl5 अगर POCl3 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कितने Cl दे रहा है, 2 ही दे रहा है वो, है ना। तो आपको सिंपली प्रोडक्ट कैसे बनाना है कि ऑक्सीजन इज रिप्लेस बाय क्लोरीन, ये कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ना, ये क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे, ऑक्सीजन की दूसरी वैलेंसी भी क्लोरीन से रिप्लेस होगी, तो क्या बनेगा RCl प्लस HCl प्लस POCl3। ऐसे अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन दिस ईथर रिएक्ट विद PCl5, तो क्या बनाओगे बताओ, सिग्मा बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, 2 मोल RCl के प्लस क्या बनाओगे POCl3 जरूर बनेगा, PO की बॉन्ड एनर्जी की वजह से रिएक्शंस हो रही हैं। और अगर मैं आपको ROCH3 दे दूं तो क्या बनेगा, बस आपको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कट करना है और ClCl लगाना है, तो क्या बनेगा RCl प्लस CH3Cl प्लस POCl। एक बार इनको लिखो आगे, तो मैं आज 10-15 रिएक्शन शॉर्टकट बताऊंगा आपको, सबके मैकेनिज्म लिखने हैं। चाहो तो एक मैकेनिज्म बता सकता हूं। देख लिया, 6 के 6 लेक्चर देख लिए थे पूरे, नोट्स भी बना लिए थे। अगली क्लास में एक बंदा बाहर गेट के बाहर मिलेगा आपको, आपको नोट्स चेक कराने हैं, यूट्यूब पे कमेंट लिखना है डन, है ना, और वो क्विज किया तो क्विज के करेक्ट लिखने हैं, फिर आपको रूम में एंट्री करनी है। और अगर बाई चांस नहीं लिख पाओ तो फिर रूम में एंट्री नहीं करनी, बाहर बैठना है, टीटी वगैरह खेलना है अच्छे से, टाइम को यूज करेंगे ना कुछ तो, समझ गए भाई। तो टीटी कौन खेलेगा, जो डन नहीं लिखेगा या नहीं करके लाएगा, ठीक है ना, करके लाना पड़ेगा ना यार, कल को तुम मेरे पे इल्जाम लगा दोगे कुछ भी, पढ़ना तुमको पड़ेगा, बात समझ गए तुम। अगर तुम परफॉर्म नहीं किए तो सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, और अगर परफॉर्म किए तो हम सब जिम्मेदार। ऐसे ही होता है, नेचुरल ऐसे ही होता है भाई। जैसे रिजल्ट आता है कि बच्चे के अच्छे मार्क्स आते, तुम देखते नहीं हो, सब कोचिंग वाले घेर लेते हैं उसको कि भाई क्या कराया जबरदस्त। वैसे रोल तो 80%, IIT जैसे एग्जाम में टीचर का रोल ज्यादा होता है, नीट वाले में टीचर का रोल कम होता है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। IIT में जरूर मानता हूँ टीचर का रोल 20-25% होगा, 25 से ज्यादा हो गया 20%, 80% तो बच्चे को करना है ना। जैसे मान लो आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, नहीं मान लो जैसे मैंने 2-3 दिन पहले एक बच्चा आया था, कह रहा सर वो लेक्चर में मेरे को है ना मतलब क्लियर नहीं हुआ, तो मैं 5-10 सेकंड सोचने लगा मैं इसको जवाब क्या दूं। फिर उसको मैंने जवाब दिया कि भाई वापस देख, भाई आपको ये पता चल गया ना कि ये कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, और नहीं आएगा तो क्या करना है, और प्रैक्टिस करनी है, और फिर नहीं आएगा तो और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। या कोई अच्छे सोर्स की किताब पढ़नी है, अच्छे ऑथर की, फॉरेन ऑथर, बढ़िया फॉरेन या इंडियन ऑथर भी हो सकता है ना, उसी से आएगी ना भाई, और कोई तरीका नहीं है दूसरा। या फिर दूसरा तरीका ये है, हम कहते हैं यार सर ने पता नहीं क्या पढ़ाया, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मेरे को 1 महीना हो गया है कि सिर्फ मुंह बाहर निकालना है स्विमिंग में, अभी तक नहीं निकला मेरे को। सिर्फ इतनी सी चीज करनी है कि स्विमिंग में इस तरफ से मुंह निकालना है ऐसे। और ये कौन सा महीना चल रहा है, जून है ना, 1 महीना क्या 1.5 महीना हो गया। इस साल मैंने एम बनाया कि इस बार मैं स्विमिंग करते वक्त राइट में भी देखूंगा, लेफ्ट में भी देखूंगा। राइट तो मेरा नेचुरल है, तो राइट तो देखता ही देखता हूँ, मैं हमेशा ही देखता हूँ ऐसे। तो जब मैं ऐसा राइट मुड़ता हूँ ना, तो मेरी बॉडी अडॉप्टेड है, क्योंकि पिछले साल भर मैंने राइट में ट्रेनिंग की थी पूरी। तो जैसे ऐसे होता है ना भाई, 1 ऐसे, फिर ये 2, फिर ये 3 ऐसा है, तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिक राइट की तरफ देखती है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। फिर ये हाथ अंदर जाता है, ये भी सही जाता है,
फिर होता है ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर लेफ्ट देखना होता है। तो पता है मेरे को दिक्कत क्या होती है, पहली बात तो मैं देख ही नहीं पाता हूँ कई बार तो, और अगर देख ली तो मुंह बाहर नहीं आएगा, पानी घुस जाता है मुंह में, और किसी तरीके से ऐसे करके बाहर देख लिया तो ये हाथ मेरा अंदर चला जाता है, मैं पानी में डूब जाता हूँ। तो मैं सीधा जो स्विमिंग कर रहा होता हूँ ना, जैसे ही टेढ़ा होता है ऐसे डूब जाता हूँ, फिर मैं वापस बैलेंस करना पड़ता है मेरे को। इस चीज को सीखने में मेरे को 1.5 महीने हो गए और अभी तक मैं परफेक्ट नहीं हुआ। सिर्फ इतना सा सीखना है कि ये हाथ बाहर निकालते वक्त ऐसे देखना है, बस इतना सीखना है मेरे को, और 1.5 महीने से सीख रहा हूँ। सीखूंगा जरूर, ये एकदम गारंटी है, 100% आएगा मेरे को, लेकिन कब आएगा वो मुझे पता नहीं है। समझे तुम? एक तो पानी भी गर्म है आजकल, तो आधे पौने घंटे के बाद स्विमिंग करते हाफने लगते हैं एकदम, ऐसा लगता है उसमें बॉयलर में डाल दिया अंदर। थोड़ी बारिश आएगी, ठंडा पानी आएगा, बॉडी स्टेमिना बढ़ जाएगा। तो रोज मैं सोचता रहता हूँ रोज कि आज ये प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। आज ये प्रैक्टिस मतलब ऐसे सोचता हूँ कि आज है ना, मैं इधर देखता हूँ, इस पर सो जाऊंगा ऐसे, तो नई नई टेक्निक लगाता रहता हूँ, तो तब जाके शायद मैं एक चीज सीखूंगा। और तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हारे साथ 1.5 घंटे एक टीचर आ जाता है, वो 8-10 कॉन्सेप्ट बताता है और होमवर्क देता है, और तुमको 1-2 दिन में ही सीखना है। और ऐसा भी नहीं कि वही साल भर टाइम है, फिर अपने को दूसरे दिन वापस टीचर आएगा, फिर बताएगा, फिर तुमको सीखना है। तो तुम समझे चैलेंजिंग एग्जाम हुआ ना तुम्हारे लिए। अब मान लो मेरे को एक ही दिन में स्विमिंग सीखनी है, तो मेरे लिए तो चैलेंजिंग है। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे ये पता चल गया है कि राइट टेक्निक क्या है। अब प्रैक्टिस तो मुझे करनी है। तो जब कोई चीज नहीं कर पाओ तो उसका तरीका है कि हमको उसको टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैं 1 घंटे स्विमिंग करने जाता हूँ, अगर मैं 3 घंटे जाऊँ ना, 1 महीने में सीख जाऊंगा। तो टाइम देना पड़ेगा ना भैया, बात समझे तुम? ज्यादा टाइम दोगे ज्यादा फायदा होगा। ये लिख लिया अच्छे से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सारे सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सीख सकता है ये नहीं सीख सकता है। अच्छा ये बताओ, अगर सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों आ जाए ना, तो आपको प्रोडक्ट कैसे बनाने? पहले सिंगल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, वो मैकेनिज्म में ऑटोमेटिक CO बॉन्ड मेंटेन करना है, सिंगल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को कट करना है, Cl लगाना है। जैसे मान लो एस्टर आ गया, अगर आपको एस्टर में PCl5 ऐड करना है तो बताओ इसका प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? सिंगल और डबल बॉन्ड में किसको प्रेफरेंस देना है? सिंगल बॉन्ड को। इसको कट किया Cl, इसको कट किया Cl, तो बताओ ये क्या बनेगा? RCOCl प्लस RCl प्लस POCl3। ऐसे अगर मैं आपको एनहाइड्राइड दे दूं तो सिंगल और डबल बॉन्ड में प्रेफरेंस किसको देना है बताओ? सिंगल बॉन्ड को। 6th वाले का आप प्रोडक्ट बता सकते हो? हाँ भाई, पहले कट किसको करेंगे, सिंगल को या डबल को? बताओ। सिंगल को। इसको कट किया, इसको कट किया, ठीक है। तो फिर क्या बन जाएगा हमारे पास? 2 मोल ऑफ एसिड हैलाइड प्लस POCl3, तो सब में फिक्स है। रिएक्शन ही PO बॉन्ड की वजह से होती है। मतलब PCl5 से प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी है। ऑक्सीजन को काटना है, मतलब ऑक्सीजन को नहीं काटना है, वैसे कार्बन ऑक्सीजन को काटना है, उसकी जगह Cl लगाना है। समझे अभिषेक? किसको काटना है? सिंगल बॉन्ड को काटना है। सिंगल बॉन्ड किसका? ऑक्सीजन में। वो एक ऑक्सीजन तो PO के साथ चला जाएगा ना, POCl3 बनाएगा। 6 लिख लिए सबने? आगे बढ़े। इन सब के मैकेनिज्म लिखने हैं अपने को। कितने एग्जाम्पल हो गए? 6। अच्छा मान लो ये इपोऑक्साइड दे दिया मैंने आपको, इसमें PCl5 दिया, तो बताओ तुम क्या प्रोडक्ट बनाओगे? बस आप कट करके Cl लगाओगे ना इसमें, Cl प्लस क्या बनाओगे? POCl3।
और अगर मान लो कीटोन आ गया तो PCl5 कितने Cl देता है? 2, क्योंकि वो POCl3 बना देता है ना। तो इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं है, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को हटा के Cl लगाना पड़ेगा। 2 Cl दे देगा, प्लस जो ऑक्सीजन है वो क्या बना लेगा? POCl3। तो प्रेफरेंस देना है कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को, अगर वो नहीं है तो डबल बॉन्ड को हटा देंगे। समझ गए? तो आपको किसको काटना है? अभिषेक, किसको काटना है? सिंगल बॉन्ड को, और सिंगल बॉन्ड नहीं मिले तो डबल बॉन्ड काट। कितने हो गए भाई? 9 लिख लिए? 9 सारे? चलो 10th बता दो। 10th वाला सही बता दिया तो फिर छुट्टी आपकी। इसमें PCl5 डालेंगे तो बताओ आप किसको कट करोगे? नहीं करेंगे ना, ठीक है। क्या बनाओगे बताओ? इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, और क्या बना लेंगे बताओ? एसिड हैलाइड बना देंगे ना। COCl प्लस COCl प्लस POCl। सिंघाना जी, ये शॉर्टकट समझ में आया तुम्हारे? क्या दोस्त के कान में क्या कह रहे थे उसके? 10% अटेंशन तो मेरा सिंघाना जी ले जाता है, मैं उन पर ध्यान रखता हूँ। इनके क्या पेरेंट्स आए थे मेरे को स्पेशल बोल के गए, इस पर आप बच्चे पे ध्यान रखना, इकलौता बच्चा है, सिंसियर है, ऐसे बता रहे थे। सिंघाना जी कितने भाई बहन हो? 2 ही हो ना? भाई 2 बहन 2, तुम्हारा अलावा एक भाई और है। टोटल कितने हो? 2। एक तुम हुए, दूसरा कौन है? बड़ा भाई है। अच्छा, कह रहे थे हमारे घर में सबसे छोटा है, मतलब प्यारा बच्चा है, इसका ध्यान रखना है, इसका काफी दूर आया है। चलो ठीक है। इन 10 के आपको एक का मैकेनिज्म बताऊं क्या? एक मैकेनिज्म लिखो, एल्कोहल का मैकेनिज्म लिख लो एक का। PCl5 का मैं एक का मैकेनिज्म बताता हूं। एल्कोहल की रिएक्शन जब PCl5 से करता है ना, तो एल्कोहल इज ए न्यूक्लियोफाइल एंड PCl5 इज अवर इलेक्ट्रोफाइल। अब एक खास बात क्या है, अगर यहां CCl4 होता तो रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि सेंट्रल एटम की साइज बढ़ गई है ना, तो सेंट्रल एटम की जितनी साइज बढ़ेगी उतनी स्टेरिक इंडेंस क्या होंगे? कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पे स्टेरिक फैक्टर नहीं होगा क्योंकि साइज बढ़ी है इसकी। तो O का अटैक हुआ और कौन निकल गया यहां से? Cl-। तो जैसे ही O ने अटैक किया ना, O पे चार्ज कौन सा आया? पॉजिटिव। इससे फायदा क्या हुआ? यहां पे हमारे पास OH ग्रुप लगा है। OH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब अपन कह सकते हैं पुअर लिविंग ग्रुप या वीक लिविंग ग्रुप। आप डायरेक्ट OH माइनस को नहीं निकाल सकते, लेकिन जब आपने प्रोटोनेट किया ना, तो अब लिविंग ग्रुप कौन निकलेगा? OH न्यूट्रल। जैसे मान लो मैंने H+ डाला होता फॉर एग्जांपल, तो ये क्या बनता है? H2O बनता है ना ऐसे। तो अब जब निकलेगा तो यहां से लिविंग ग्रुप न्यूट्रल बन के निकलेगा। तो न्यूट्रल कैसे होते हैं? वीक बेस। तो अब ये वीक बेस बन गया। और वीक बेस कैसे लिविंग ग्रुप होते हैं बताओ? गुड लिविंग ग्रुप।
तो जैसे ही O पे पॉजिटिव आएगा ना, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस Cl माइनस ने बैक साइड अटैक किया और ये निकल गया। ये कौन सा स्टेप लिखा हमने, SN2। तो इससे क्या बना, RCl। अब बताओ इसमें इन्वर्जन होगा या बताओ रिटेंशन होगा, इन्वर्जन, प्लस लिविंग ग्रुप बना हमारा OHPCl4। अब ये जो बना है ना OHPCl4, ये अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि ये PO बॉन्ड बना सकता है। अगर कोई भी इंटरमीडिएट डिकम्पोज होके एक्सोथर्मिक स्टेप करता है तो इसका मतलब वो अनस्टेबल है, क्योंकि वो अपने क्या डिकम्पोज होके नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। तो बताओ ये वाला जो है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, POCl3 प्लस HCl। आप बता सकते हो ये लास्ट वाला स्टेप कैसे किया मैंने, या ऐसे भी बोल सकते हैं, एक कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप अनस्टेबल है। इसमें लिविंग ग्रुप कौन लगा, एक एटम पे Cl लगा है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, O। तो O का लोन पे अटैक करेगा और यहां से कौन निकल जाएगा, Cl माइनस। बना उसको, तो जो Cl माइनस निकलेगा, ये O ने अटैक किया और यहां से ये Cl निकल गया। इसका मैकेनिज्म लिखो एक बार, PO बॉन्ड बनेगा, Cl निकल जाएगा, और ये जो Cl माइनस निकला ना, O प्लस H बना, एसिडिक H बना, ये HCl बना लेगा। आप समझे, मैंने एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया, Cl माइनस निकलेगा, फिर ये एसिड बेस भी करेगा ना इसके साथ। नेट POCl3 बन गया और ये इन्वर्जन हो गया। यहां पे स्टेरिक फैक्टर क्यों नहीं हो रहा है, सेंट्रल एटम की साइज बढ़ी है। और पहला स्टेप होने का फायदा क्या हुआ, एल्कोहल कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड्स। ऑक्साइड आर गुड लिविंग ग्रुप्स। ऑक्साइड नहीं, ऑक्सोनियम प्लस है ना वो। तो जैसे मैं पूछूं कि आपको OH माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है या वाटर, इन दोनों में से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, वाटर। तो जब भी हमें अल्कोहल की रिएक्शन करनी होगी, हम उसमें एसिड डाल देंगे, वाटर बन के निकल जाएगा। समझे आप। अब आपको बाकी के 9 मैकेनिज्म लिख के लाने हैं कि PCl5 में कैसे हो रहा है ये। एक और बता दूं या आप लिखोगे, आप लिख लोगे ना। ये 9 मैकेनिज्म ट्राई करके